हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी बायोलॉजी फर्स्ट एड की जो इथोलॉजी वाला पार्ट है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है लर्निंग। टॉपिक का नाम है लर्निंग। तो लर्निंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे लर्निंग क्या होती है। तो चलिए हम बात करते हैं लर्निंग के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लर्निंग क्या है, इथोलॉजी में लर्निंग क्या है। तो इथोलॉजी में लर्निंग का मतलब होता है कि किसी भी जीव द्वारा अनुभव के आधार पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। किसी भी जीव द्वारा अनुभव के आधार पर, किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। यदि कोई अनुभव प्राप्त होता है तो उसके आधार पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? लर्निंग या सीखना कहते हैं। जैसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में अधिगम कहते हैं। तो अधिगम भी क्या है? स्थायी परिवर्तन है। क्योंकि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन तो किसी व्यक्ति को गुस्सा आने पर, बीमार हो जाने पर भी हो जाता है। यदि व्यवहार में सीखने पर, अनुभव के आधार पर यदि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं लर्निंग या सीखना। यह जीवों को उनके पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। लर्निंग का क्या फायदा है? जीवों को पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ तालमेल बैठाता है और उस सामंजस्य के द्वारा वह जीव उस वातावरण में अपने आप को क्या कर सकता है? अपने आप को स्थायी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें लर्निंग के प्रकार क्या हैं, यानी अधिगम के प्रकार या सीखने के प्रकार क्या हैं। तो देखिए, लर्निंग का जो पहला प्रकार है वह है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन लर्निंग का प्रकार है। यह लर्निंग का सबसे सरल रूप है। हैबिचुएशन क्या है? लर्निंग का सबसे सरल रूप है। इसमें एक जीव बार बार प्रस्तुत किए गए किसी गैर हानिकारक उत्तेजना की प्रक्रिया को धीरे धीरे कम कर देता है। तो सबसे सरल प्रकार लर्निंग का कौन सा है? हैबिचुएशन है। और इसमें क्या होता है कि जीव जो बार बार प्रस्तुत किए गए गैर हानिकारक उत्तेजना को धीरे धीरे क्या कर देगा? कम कर देगा। जैसे घोंघे का बार बार छूने पर अपनी एंटीना को अंदर की ओर खींचने की क्रिया में कमी करना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? घोंघे का बार बार छूने पर अपने एंटीना को अंदर खींचने की क्रिया में क्या करना? कमी करना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हैबिचुएशन। दूसरा प्रकार है संवेदीकरण। दूसरा प्रकार कौन सा है? संवेदीकरण। तो सेंसिटाइजेशन इसको बोलते हैं। संवेदीकरण क्या होता है कि इसमें जीव किसी उत्तेजना के प्रति बढ़ी हुई प्रतिक्रिया दिखाता है। यानी कोई उत्तेजना है तो उससे उत्तेजना के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है, तो उस प्रतिक्रिया को दिखाता है कोई भी जीव। यह सामान्यतः तब होता है जब उत्तेजना तीव्र होती है या कोई हानिकारक संकेत होता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई संकट की बात आ गई या किसी गुस्से वाले स्वभाव की बात आ गई तो उत्तेजना क्या होती है? हमारे शरीर की बढ़ जाती है। तो वह भी क्या है? लर्निंग का एक प्रकार है। तो लर्निंग का पहला प्रकार क्या है? हैबिचुएशन। सबसे सरल प्रकार है। और इसमें जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा प्रकार क्या है? संवेदीकरण। सेंसिटाइजेशन, यानी इसमें उत्तेजना जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे गुस्सा होने पर व्यक्ति को उत्तेजना बढ़ जाती है या फिर कोई हानिकारक संकेत प्राप्त होने पर उत्तेजना बढ़ जाती है, तो उसे हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं। अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग। लर्निंग का तीसरा प्रकार कौन सा है? क्लासिकल कंडीशनिंग। इस प्रकार के लर्निंग में एक प्राकृतिक प्रक्रिया को नई उत्तेजना के साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए, ये हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी क्लासिकल कंडीशनिंग आती है और यहाँ पर भी क्लासिकल कंडीशनिंग है लर्निंग के दौरान। तो इसमें क्या होता है? इस सीखने की प्रक्रिया में जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसको नई उत्तेजना के साथ जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इवान पावलोव के प्रयोग में कुत्ते को घंटी की ध्वनि के साथ भोजन दिया गया, जिससे वह घंटी की ध्वनि सुनते ही लार टपकाने लगा। तो देखिए, कुत्ते को घंटी के साथ भोजन देने की जो प्रक्रिया है, उस भोजन देने की जो प्रक्रिया है उसको ध्वनि के साथ जोड़ा गया है, घंटी की ध्वनि के साथ जोड़ा गया है। अब जब जब घंटी बजती है तब तो कुत्ता क्या करता है? लार टपकाता है और कहता है कि मुझे भोजन की आवश्यकता है। और यह प्रयोग किसने किया था? इवान पावलोव ने किया था। तो इवान पावलोव ने लर्निंग का कौन सा प्रकार बताया? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर उन्होंने काम किया था। इस प्रकार घंटी की ध्वनि एक सशर्त उत्तेजना बन गई और लार टपकाना सशर्त प्रतिक्रिया बन गई। तो मतलब एक कंडीशन हो गई कि भोजन कुत्ते को तभी दिया जाएगा जब घंटी बज जाएगी। और घंटी बजते ही कुत्ता जो है वो लार टपकाता है और वह मतलब चाहता है कि भाई उसको भोजन प्राप्त हो जाए। तो कंडीशन मतलब कि भाई लर्निंग के दौरान यदि कोई कंडीशन रख दी जाए या फिर प्राकृतिक प्रक्रिया को एक नई उत्तेजना के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल, क्लासिकल
लर्निंग या क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग। आगे हम बात करें ऑपरेट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? देखिए, इस लर्निंग में जीव अपने व्यवहार के परिणाम स्वरूप सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम प्राप्त करता है, जिससे वह उस व्यवहार को पुनः करने या न करने का निर्णय लेता है। तो ऑपरेंट मतलब होता है कि किसी भी क्रिया को स्वयं रूप से संचालित करना। अब मान लीजिए कोई जीव है, वह मतलब किसी व्यवहार को दर्शा रहा है, तो वह यह सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम प्राप्त करे कि भाई उसको वह कार्य करना है या नहीं करना है। जैसे बीएफ स्किनर के प्रयोग में, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बीएफ स्किनर के प्रयोग में चूहे को एक लीवर दबाने पर भोजन मिलता है, जिससे वह लीवर दबाने की प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। तो उसको ऑपरेंट हो गया, मतलब वह खुद समझ गया कि भाई मैं यदि लीवर दबाऊंगा तो ये रास्ता खुलेगा और मुझे भोजन की प्राप्ति होगी। और ये प्रयोग किसने किया था? बीएफ स्किनर ने किया था। तो बीएफ स्किनर ने कौन से प्रकार पर कार्य किया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग पर कार्य किया है। और तीसरा है इनसाइट लर्निंग, सूझबूझ का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी में। इसमें इसमें क्या है? जीव एक समस्या को हल करने के लिए पिछले अनुभवों का प्रयोग करता है। पिछले अनुभवों का प्रयोग करता है। एजुकेशन साइकोलॉजी में भी हम इसको पढ़ते हैं कि भाई कोलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी ने बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के छड़ी का उपयोग करते हुए केलों को हासिल किया। केले ऊपर लटका दिए और उन केलों को छड़ी से जोड़कर थोड़े दूर रखे, तो छड़ी जोड़कर उन केलों को उसने क्या कर लिया? अपनी सूझबूझ के द्वारा उनको क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनसाइट लर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? इनसाइट लर्निंग। तो शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग पर किसने कार्य किया है? इवान पावलोव ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग पर किसने कार्य किया है? बीएफ स्किनर ने। और इनसाइट लर्निंग पर किसने कार्य किया है? कोहलर ने इनसाइट लर्निंग पर कार्य किया है। तो ये 5 प्रमुख प्रकार थे लर्निंग के। तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएंगी। और देखिए, जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे आपको जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के कई सारे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे और आसानी से उनको आप कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आगे हम बात करें लर्निंग के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो देखिए, लर्निंग का पहला सिद्धांत है अप्रत्यक्ष लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। अप्रत्यक्ष लर्निंग का मतलब ये होता है कि बिना किसी स्पष्ट इनाम या सजा की होती है, लेकिन इसे बाद में किसी संदर्भ या परिस्थिति में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक चूहा किसी भूल भुलैया में घूमते समय बिना किसी इनाम के रास्ता सीखता है और बाद में इनाम मिलने पर सीखा हुआ रास्ता जल्दी से पहचानता है। यानी कि अप्रत्यक्ष लर्निंग उसे कहते हैं जो व्यवहार बिना किसी अवार्ड के, प्राइज के सीखा जाए, लेकिन जब प्राइज उस व्यवहार पर मिलती है तो बार बार उसको दोहराया जाए और तुरंत उस प्रक्रिया को किया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट लर्निंग या अप्रत्यक्ष लर्निंग उसको कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि भाई चूहा जो है वो भूल भुलैया में पहले तो बिना किसी इनाम के रास्ता सीख गया, लेकिन जब उसे पता चला कि भाई वह जब रास्ता भूल भुलैया का पार करेगा तो उसको इनाम मिलेगी, भोजन मिलेगा, तो उसने उस रास्ते को बहुत जल्दी क्या कर लिया? पार कर लिया, क्योंकि वह उस रास्ते को पहले पहचान चुका था। तो देखिए, यहाँ पर ये सिद्धांत कार्य करता है कि जैसे बहुत सारी कार्यस्थल होते हैं जहाँ पर कर्मचारी होते हैं, उनको यदि इनाम का लालच दिया जाता है तो वो उस कार्य को बहुत जल्दी करते हैं। अवार्ड दिए जाते हैं तो अवार्ड देने का अर्थ भी यही होता है कि भाई उस कार्य को वो जल्दी कर सके। दूसरा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसे मॉडलिंग या सामाजिक लर्निंग भी कहा जाता है, जहाँ एक जीव दूसरे जीव के व्यवहार को देखता है। ऑब्जर्वेशन माने क्या होता है? देखना, नोट करना कि भाई कोई जीव कैसे व्यवहार कर रहा है। और यह लर्निंग का एक महत्वपूर्ण रूप है, विशेषकर जटिल सामाजिक व्यवहार में। यानी किसी भी जटिल सामाजिक व्यवहार में यदि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को देखकर कोई कार्य सीखता है तो उसे हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं। जैसे बंदरों का दूसरे बंदरों को देखकर नए औजारों का उपयोग करना सीखना। ऐसे ही मनुष्य भी तो दूसरे जीवों से सीखता है कि भाई किसी की अच्छी आदत यदि ग्रहण करनी है तो उसकी बात को सीखकर वह अपने जीवन में क्या कर लेता है? अपना लेता है। लर्निंग के अगले सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तीसरा सिद्धांत है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग मतलब इसमें एक जीव दो या दो से अधिक घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। एसोसिएट माने क्या होता है? संबंध स्थापित करना। तो कोई भी जीव है, वो दो घटनाएं हो गई हैं, तो उन दोनों घटनाओं के बीच क्या करेगा? एक संबंध स्थापित करेगा और संबंध स्थापित करके हुए वह सीखता है। यह शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में होता है।
जहाँ एक उत्तेजना या क्रिया को किसी परिणाम के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। चौथा है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या होती है? यह लर्निंग का वह प्रकार है जिसमें जीव विभिन्न उत्तेजनाओं के बीच अंतर करना सीख जाता है, कि भाई कोई उत्तेजना है तो उनके बीच किस तरह से व्यवहार प्रदर्शित करना है, उनके बीच क्या अंतर होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जैसे एक पिजन को लाल व हरे हरे रंग के बीच अंतर करना सिखाया जाता है, और जहाँ उसे लाल रंग पर चुगने पर भोजन मिलता है और हरे पर नहीं मिलता। यानी जब उसे लाल रंग प्राप्त होता है तो उसको भोजन प्राप्त होगा, और यदि हरा रंग प्राप्त होगा तो उसको भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो उसको किसके लिए उत्तेजित किया गया है? लाल रंग के लिए उत्तेजित किया गया है। तो इस प्रकार की जो लर्निंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो इस तरह से देखिए बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे आपके लिए आते रहेंगे, और जो भी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको धीरे धीरे प्राप्त होते रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और पढ़ते रहिए और इस चैनल पर जुड़े रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग और विकास। देखिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या है? देखिए क्रिटिकल पीरियड लर्निंग का कुछ प्रकार का विकास एक निश्चित अवधि में होना आवश्यक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पीरियड। यानी ऐसा विकास जो एक निश्चित अवधि में होना बहुत जरूरी होता है, तो उस समय को हम बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड। लर्निंग का इस तरह का विकास जो एक निश्चित अवधि में होगा तो उसे हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। दूसरा है सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास में लर्निंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे माता पिता और साथियों से सामाजिक व्यवहारों को सीखना। ये बिल्कुल सही बात है कि यदि बालक या कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो वो उन आदतों को जरूर ग्रहण करता है जो उसके परिवार द्वारा दर्शाई जा रही हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सोशल डेवलपमेंट। और अगला है इमिटेशन। लर्निंग की एक और महत्वपूर्ण विधि है, इसमें युवा जीव वयस्कों की गतिविधियों को अनुकरण करते हैं। यानी कोई भी जो युवा जीव होता है वह उससे बड़े जो जीव होते हैं, या आप देखते होंगे बच्चा जो है वो किसी बड़े को देखकर जो सीखता है तो उसको हम इमिटेशन कह सकते हैं। तो यह भी किसी भी जीव के विकास में क्या करता है? सहायक होता है। और इस विकास के द्वारा जो कोई भी जीव है इस लर्निंग के द्वारा अपना विकास कर सकता है। तो लर्निंग विकास करता है। क्रिटिकल पीरियड मतलब एक निश्चित अवधि में सीखा गया व्यवहार विकसित होता है। सोशल डेवलपमेंट के समाज में रहकर यदि कोई व्यक्ति सीखता है तो उससे भी विकास होता है। इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन किसी भी वयस्क को देखकर अनुकरण द्वारा जो सीखना है उसे हम क्या कहते हैं? इमिटेशन कहते हैं। आगे हम बात करें लर्निंग के व्यावहारिक और शारीरिक पहलू क्या है। देखिए लर्निंग के व्यावहारिक और शारीरिक पहलू हैं कि जैसे लर्निंग का सकारात्मक और नकारात्मक पुनरावृत्ति। सकारात्मक पुनरावृत्ति से जीव के व्यवहार में सुधार होता है, जबकि नकारात्मक पुनरावृत्ति से वह व्यवहार छोड़ सकता है। न्यूरो फिजियोलॉजिकल। देखिए नकारात्मक पुनरावृत्ति में क्या है कि यदि कोई सही कार्य है उसको यदि बार बार दोहराया जाएगा तो किसी भी जीव का व्यवहार जो है वो विकसित होगा और उस व्यवहार में सुधार आएगा। नकारात्मक पुनरावृत्ति में क्या होता है कि यदि कोई नकारात्मक प्रक्रिया है उसको किया जाएगा तो उस व्यक्ति के व्यवहार में सुधार नहीं आएगा। और जैसे नशे की आदत लगना, तो नशे की आदत बार बार यदि कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसको नशे की आदत लगने के कारण उसका व्यवहार जो है वो हमेशा गिरता चला जाता है। तो यह जो लर्निंग है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब हम बात करते हैं न्यूरो फिजियोलॉजिकल परिवर्तन। लर्निंग के दौरान मस्तिष्क में न्यूरो फिजियोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं, जैसे सिनेप्स की ताकत में परिवर्तन। सिनेप्स की ताकत में परिवर्तन। तो जितना अच्छा लर्निंग होती है सिनेप्स भी उतना ही ज़्यादा क्या होता है? परिवर्तित होता है, और व्यक्ति अपने अनुभवों को इकट्ठा करते हुए आगे की ओर क्या करता चला जाता है? सीखता हुआ चला जाता है। तो इसे हम न्यूरो फिजियोलॉजिकल परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो फिजियोलॉजिकल परिवर्तन। आगे हम बात करें लर्निंग में जैविक और पर्यावरणीय कारकों का योगदान। देखिए लर्निंग में बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग, कि जैविक कारक और पर्यावरणीय कारक लर्निंग में क्या योगदान करते हैं। जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर, न्यूरल सर्किट और मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से जैसे हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह है हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स क्या भूमिका निभाता है। कुछ लर्निंग क्षमताएं आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती हैं। कुछ जीवों में विशेष प्रकार के लिए लर्निंग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित जीन पाए जाते हैं। तो यानी कि वंशागति भी लर्निंग को प्रभावित करती है। यदि जीव में विशेष प्रकार के जीन उपस्थित हैं तो वह किसी व्यवहार को बहुत जल्दी सीख जाता है, और यदि विशेष प्रकार के जीन नहीं है तो उसको सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हमारा मस्तिष्क है, हमारे आनुवंशिक लक्षण हैं, वह लर्निंग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं और लर्निंग में सहायक होते हैं।
अब बात करते हैं पर्यावरणीय कारकों की। पर्यावरणीय कारकों का अर्थ ये होगा कि बाहर के माध्यम से यानी बाहरी प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखना क्या है, पर्यावरणीय कारक कहलाता है। जैसे अनुभव, किसी भी जीव का पूर्व अनुभव उसके लर्निंग पैटर्न को प्रभावित करता है, यानी पहले उसने किस तरह से सीखा है और वह किस तरह से सीखना चाहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुभव कहते हैं। तो यह अनुभव भी किसी भी जीव के लर्निंग लर्निंग को प्रभावित करेगा, और जो पूर्व अनुभव होता है वो आने वाली जो नई चीज के लिए सीखने में क्या होता है, हमेशा सहायक सिद्ध होता है। प्रशिक्षण और अभ्यास, निरंतर अभ्यास और अनुकूलीय वातावरण लर्निंग को बढ़ावा देता है। आपको पता होगा कि भाई जीवन में यदि हमें सफल होना है तो हमें अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। और हिंदी में कहावत भी है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सो जान, रसरी आवत जाते सिलवत पद निशान। तो यदि व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है तो किसी भी व्यवहार को वो सीख जाता है, और जब वो सीख जाता है तो उस व्यवहार के माध्यम से वह अपनी प्रक्रिया लर्निंग के माध्यम से अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ता है और अपने जीवन में क्या करता है, सकारात्मक परिवर्तन लाता है। परिस्थितियों का अनुकूलन होना, यदि किसी जीव को लर्निंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो वह तेजी से सीखता है। बिल्कुल सही बात है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल होंगी किसी भी जीव के लिए तो वह बहुत आसानी से सीखेगा। तो इस तरह से जैविक कारक और पर्यावरणीय कारक किसी भी लर्निंग प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करें लर्निंग के प्रभाव क्या हैं। तो देखिए लर्निंग का क्या प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव है एडेप्टेशन। लर्निंग जीवों को उनके पर्यावरण में बेहतर ढंग से तालमेल बैठाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है कि यदि कोई भी जीव अच्छे व्यवहार को सीखता है तो वह अच्छी तरह से तालमेल बैठा सकता है, और यदि वह व्यवहार नहीं सीख पाता है तो पर्यावरण में अपने संतुलन को है नहीं बैठा पाता। जीव की उत्तरजीविता, लर्निंग उन व्यवहारों को बढ़ावा देता है जो जीव की उत्तरजीविता के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यानी कि कोई भी जीव जो है वो किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा और कितना वह सार्थक सिद्ध होगा, तो इस बात को भी कौन निर्धारित करता है, लर्निंग करता है। यानी व्यवहार को किस तरह से उसने सीखा है। सोशल लर्निंग, जीव समाज में अन्य जीवों के साथ व्यवहार को सीखते हैं, इसे नकल इमिटेशन कहते हैं। इमिटेशन मतलब नकल कहते हैं। तो अनुकरण द्वारा जो सीखना है वह भी लर्निंग का एक हिस्सा होता है, और उसके द्वारा भी जीव जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और अपने सकारात्मक परिवर्तन को वह प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, लर्निंग के प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि इथोलॉजी में लर्निंग का महत्व क्या है। देखिए लर्निंग व्यावहारिक अनुकूलन, बिहेवियरल एडेप्टेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवों को बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। यानी कि अगर कोई भी व्यवहार अनुकूलतम परिस्थितियों में सीखा जाता है या अच्छी तरह से सीख लिया जाता है लर्निंग में, तो उस लर्निंग से सीखे गए व्यवहार के द्वारा कोई भी जीव यदि वातावरणीय परिस्थितियां परिवर्तित भी हो जाती हैं तो वह उनको अपने आसानी से अपने आप को डाल सकता है। जैसे मनुष्य के बारे में बात करें तो गर्मियों में वह अलग कपड़े पहनता है, सर्दियों में अलग कपड़े पहनता है। सर्दियों में जीवन जीने के अलग तरीके हैं, गर्मियों में जीवन जीने के अलग तरीके हैं। तो इस तरह का जो व्यवहार है वो मनुष्य ने कभी ना कभी सीखा होगा, तभी तो इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित किया गया है। तो लर्निंग जो व्यवहारिक अनुकूलन है वह किसी भी जीव को उस पर्यावरण में स्थायित्व प्रदान करने में सहायक होते हैं। अगला जो है वह इसके माध्यम से विभिन्न प्रजातियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जैसे भोजन की खोज, शिकार से बचाव और संभोग व्यवहार। इन सभी व्यवहारों का लर्निंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो इथोलॉजी वाला लर्निंग का टॉपिक है वो हमने कुछ समय में आपको सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जरूर जुड़िए। आपको थ्योरी प्लस जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे आपको प्राप्त होते रहेंगे, और कुछ बायोलॉजी की क्लासेज जो है और भी डाल रखी हैं हमने, तो उनको आप लास्ट प्ले स्टोर में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में बायोलॉजी क्लास के नाम से वहाँ पर आपको प्रदर्शित होगी, तो उन क्लासेस को आप देख सकते हो। तो निश्चित रूप से आपकी जो आने वाली परीक्षा है उसमें लाभदायक होंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वैकेंसियाँ कभी भी आ सकती हैं, आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, और लगातार यदि पढ़ते रहेंगे तो एक निश्चित समय पर आप अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, और यदि पढ़ाई में कहीं भी ब्रेक हो जाएगा तो आप सिलेबस को आसानी से पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और आने वाले जो परीक्षा है उसमें आप सफलता की ओर अग्रसर हों। नमस्कार, धन्यवाद।